राधे राधे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस लॉकडाउन की स्थिति में आरडी मेमोरियल शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। तो इस कड़ी में मेरे द्वारा आपको हिंदी विषय पढ़ाया जाएगा, उसमें भी व्याकरण पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज हिंदी व्याकरण की। देखिए, हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण समझना आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा संस्कृत से ही निकली हुई है। तो जब तक हम संस्कृत के कुछ मूलभूत तत्वों को नहीं समझ लेते, या कह लीजिए कि संस्कृत के जब तक कुछ प्रमुख बिंदुओं को नहीं समझते हैं, तब तक हिंदी व्याकरण को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें संस्कृत के जो महान व्याकरणाचार्य रहे हैं उनके विषय में जान लेना जरूरी है। इसके संबंधित एक कहानी आती है कि बहुत साल पहले हमारे देश में एक वर्ष नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, जो हिमालय की तलहटी में अपना एक गुरुकुल चलाया करते थे। उनके गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ऐसा था जो बहुत ही कमज़ोर था, यूँ कह लीजिए कि वो बिल्कुल जड़ बुद्धि था। तो पाणिनि, उनका नाम था पाणिनि, और वो कोई भी विषय या कह लीजिए कोई भी जो पाठ होता था उसको सही से याद नहीं कर पाते थे। बहुत प्रयास करने पर भी उनको कुछ याद नहीं होता था। तो छात्रों के बीच में या अपने सहपाठियों के बीच में उनका बहुत मजाक बनता था। तो एक बार उनके जो गुरु थे वो ध्यान लगाए हुए कहीं पर बैठे हुए थे, अपना ध्यान लगाए थे। तो पाणिनि जो है वो उनके पास जाते हैं, और उनके पास जाकर के उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मेरी ये जो बुद्धि, जड़ बुद्धि है, इसे मैं प्रखर बनाना चाहता हूं, तीव्र बनाना चाहता हूं। इसके लिए यदि कोई उपाय हो तो आप मुझे बताइए। गुरु जी ने कहा कि ऐसा तो सिर्फ एक ही चीज़ से संभव है, और वो है तपस्या। अगर तुम तपस्या करो, और वो भी महादेव की तपस्या अगर करो, क्योंकि उनके अलावा और कोई नहीं है जो तुमको ज्ञान दे सकता है। तो पाणिनि ने कहा कि उसके लिए करना क्या होगा। तो गुरु जी ने उनको उपदेश दिया कि जाकर के हिमालय की किसी गुफा में आराम से बैठ करके आप तपस्या करिए और महादेव को प्रसन्न करिए। अगर महादेव प्रसन्न हो गए तो आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। पाणिनि ने गुरु का आशीर्वाद लिया और जाकर के हिमालय की एक गुफा में महादेव का ध्यान लगाया। बहुत दिनों तक तपस्या करने के पश्चात और माता पार्वती के बार बार कहने पर महादेव जो हैं वो पाणिनि के समक्ष उपस्थित हुए, और उनके समक्ष उपस्थित होकर के महादेव ने नृत्य किया, और नृत्य करने के उपरांत अपने डमरू को उन्होंने 14 बार बजाया। और उनके उस डमरू से ऐसा माना जाता है कि 14 बार जब उन्होंने डमरू बजाया था तो उसी से 14 सूत्र निकले, जिन्हें माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत में श्लोक आता है, नित्यावसाने नटराज राजो ढक्का निनादम नव पंचवारम। नित्यावसाने, नित्य यानी नृत्य करने के, अवसान यानी उपरांत, समाप्ति पर। नित्यावसाने नटराज राजो, अर्थात शंकर जी ने ढक्का निनादम, ढक्का यानी डमरू, निनादम उसकी आवाज़, नव पंचवारम यानी 9 बार और 5 बार, यानी कुल मिलाकर के 14 बार महादेव ने अपने डमरू को बजाया, और उससे 14 माहेश्वर सूत्र निकले, जो ये रहे 14 माहेश्वर सूत्र। अयुण, ऋलृक, एयोम, अयोज, हैवरट, लड़, यमंगलनम, झवैया, घड़दस, जबगड़दस, खप, छठ, चटकाव, कपय, सखसर और हरि। यही 14 सूत्र महादेव के डमरू से निकले, और इसी 14 सूत्र को लेकर के पाणिनि अपने गुरु के समक्ष उपस्थित हुए और गुरु जी से आशीर्वाद लिया। और गुरु जी ने उनको कहा कि इसी सुने सूत्रों को लेकर के आप कुछ रचनात्मक कार्य करिए। उन्हीं सूत्रों को लेकर के पाणिनि एक स्थान पर आश्रम में बैठ करके और एक व्याकरण की रचना की, जिसे अष्टाध्यायी कहा जाता है, जिसमें 8 अध्याय है, इसीलिए उसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा। ठीक, तो पाणिनि ने जो सूत्र लिखे, या कह लीजिए कि महादेव से उन्हें जो सूत्र मिले वो ये सूत्र हैं, और इनमें से 4 सूत्र जो ये मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, इन 4 सूत्रों को अज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अज। अज इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वर होते हैं। ये देखिए, इन 4 सूत्रों में अ, ई, उ, ऋ, ए, ओ और ऐ, औ, ये इतने इसमें स्वर हैं। बाकी जितने 10 सूत्र बचते हैं इसको हल कहा जाता है। हल अर्थात व्यंजन, और अच अर्थात स्वर। यानी इन 14 सूत्रों को 2 भागों में बांटा गया। 4 को अच कहा गया यानी स्वर,
और 10 को हल यानी व्यंजन। इसी को हम वर्णमाला भी कहते हैं। ये संस्कृत की वर्णमाला, हालांकि यही चीज आपको हिंदी में भी मिलेगी, पूरी सारी चीजें वही है, थोड़ा बहुत अंतर के साथ। तो इन्हीं सूत्रों को लेकर के पाणिनि ने अपने व्याकरण ग्रंथ की रचना की और इन्हीं सूत्रों को लेकर के उन्होंने संधि, समास, रूप, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय तमाम सूत्रों की रचना करके उनके नियम बनाए। जब तक आप इसको नहीं समझ पाते तब तक आपके लिए संधि समझना, उपसर्ग समझना या संस्कृत में शब्द रूप या धातु रूप को समझना थोड़ा मुश्किल होता। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों को लेकर के पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों की रचना की। 42 प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी संक्षेपीकरण, सूत्र को संक्षेप में प्रस्तुत करना। इन 42 प्रत्याहारों में से कुछ प्रत्याहार ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अच, हल, अक, इक, यण या झल, जस। ये कुछ ऐसे प्रत्याहार हैं जो संधि के दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी होते हैं। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक आपको संधि समझना थोड़ा मुश्किल होगा। संधि हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। आइए देखिए, हम प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। जैसे ये इस आ को यहां से लेते हैं और इस आखिर को लेते हैं तो बनता है अच। अब आपको ये ध्यान देना है कि जिनमें हलंत लगा हुआ है उनकी गिनती इसमें नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये 14 ऐसे वर्ण हैं जिनकी गिनती इसमें नहीं होती। दिखने के लिए होंगे मगर गिनती इनकी नहीं होगी। अब इस अच में यदि हम इनमें वर्णों को निकालें तो यहाँ पर अ ई उ, यहाँ से हमें 3 मिलेंगे, अ ई उ, यहाँ से 2 मिलेंगे, री री, यहाँ से भी 2 मिलेंगे, ए ओ, और यहाँ से भी 2 मिलेंगे, ऐ और औ। इस तरह से यदि आप इनकी गिनती करते हैं 3 2 5 2 7 2 9, यानी स्वरों की संख्या कितनी है? 9। ठीक, इसी तरह से यहां से यदि हमने अ से ह से लें और इस ला तक आए, यहां से ये इतना पूरा इस ह से लेकर के ला तक तो बनेगा हल। ठीक, अब यहां से यदि आप गिनती करें जिसमें मैंने बोला कि इनको आप छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 34। ये गिनती में 34 है। ठीक, लेकिन इनकी संख्या जो वास्तविक संख्या है वो 33 है। क्यों? क्योंकि यदि आप देखेंगे तो एक ह यहाँ है और एक है यहाँ है। ये ह 2 बार, लेकिन इसकी गिनती सिर्फ 1 बार है। यानी एक ह को ये प्रत्याहार बनाने के लिए 2 जगह लिखा गया, लेकिन इसकी गिनती सिर्फ 1 ही होती है। यानी इस तरह से यदि हम देखें तो व्यंजनों की संख्या 33। ठीक, यानी 9 स्वर और 33 व्यंजन। यदि आप इनको पूरा जोड़ देंगे तो कितना हुआ? कुल मिलाकर के 42 वर्णों को लेकर के 42 प्रत्याहार, यानी एक वर्ण को लेकर के एक प्रत्याहार। ठीक, इस तरह से प्रत्याहार बनेगा। इस तरह से जब हम अलग करेंगे, जैसे मान लीजिए इस अ से लेकर के अड़ तक लिया तो एक बनेगा अड़। इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं तो कुल मिलाकर के कितने आए? 3, अ ई और उ। इसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ से ई से लेकर के क तक लें तो एक प्रत्याहार बनेगा एक। अब गिनती करिए 1 2 3 4, यानी ई उ री और री, सिर्फ ये 4 हैं। आखिर के जितने हैं सब छोड़ते जाएंगे। जैसे प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं। इसके लिए एक सूत्र आता है संस्कृत में, आद्यन्तेन संहिता।
यानी ये सिर्फ सहयोग करने के लिए होते हैं, प्रत्याहार बनाने के लिए होते हैं, इसके अलावा इनकी गिनती नहीं होती ना, तो इनका कहीं पर उपयोग होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से हम वर्णमाला लिखेंगे, हिंदी की वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण यानी ये ए ओ ऐ औ झ भ ये क्या है वर्ण, और माला का मतलब तो आप समझते ही होंगे, यानी वर्णों की माला, या कह सकते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम, यानी वर्णों का व्यवस्थित जो क्रम होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब वर्ण क्या होते हैं, इसके साथ साथ एक शब्द आता है वर्ण, ये तो है ही है, एक शब्द दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं अक्षर, यानी वर्ण और अक्षर, इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए अक्षर, यदि आप इसको तोड़ेंगे तो बनता है अ और दूसरा है छ, इस अ का अर्थ नहीं और इस छ का नाश, यानी नाश नहीं, जो नष्ट ना हो, जिसको तोड़ा ना जा सके वही अक्षर होता है। लेकिन वर्ण वो होता है जिसको तोड़ा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यदि हम लिखें कमल, इसमें वर्णों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो 3 है, 1 2 और 3। ठीक, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें अक्षर कितने हैं, तो ये इस तरह से होगा, क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ, ये रहे अक्षर। क्यों? क्योंकि इनको इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन इसको तोड़ा जा सकता, इसलिए ये आपके वर्ण हैं और ये आपके अक्षर, दोनों में यही इतना अंतर होता है। ठीक, तो ये आपका वर्ण और ये आपके अक्षर। अक्षर का मतलब इसको उससे छोटा टुकड़ा ना हो सके, इससे ज्यादा ना तोड़ा जा सके। ठीक, इतना आप समझ गए। अब इसमें आप देख लीजिए, जैसे ये क्या है, स्वर है, और ये क्या है नीचे 10 में, ये व्यंजन है। ठीक, स्वर का मतलब ऐसे वर्ण, या कह लीजिए कि ऐसे अक्षर जिनको उच्चारित करने में, जिनको बोलने में हमें किसी दूसरे की मदद नहीं लेनी पड़ती, या कह लीजिए स्वयं से उच्चारित होने वाला। यानी बिना किसी की मदद लिए जो उच्चारित हो जाए उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो इनकी सहायता से उच्चारित होते हैं, यानी स्वरों की सहायता से जिनको बोला जाता है उसी को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन ऐसे होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं जा सकते, इसलिए जब भी हम व्यंजन को लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं। जैसे ये सारे व्यंजन हैं, इन सबके नीचे हलंत, यदि इन सबके नीचे हलंत है तभी ये पूर्ण व्यंजन है। अगर इनका हलंत हटा दिया जाए इसका मतलब है कि इसमें भी स्वर है। ठीक, और जो स्वर इसमें होता है वो होता है अ, ये सब में होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको हम क लिख दें, यदि आपको इसमें पर ये पूछा जाए कि कौन सा स्वर है, यदि ये इस तरह से लिखा है इसका मतलब कि इसमें ये इस तरह से है और इस पे हलंत, और जब इसका हलंत हटेगा ये इसमें समाहित हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए जैसे अगर और कोई स्वर लगता है, जैसे कि ई की लगाना हो तो ये मात्रा ये आपको दिखाई देता है, बड़ी लगानी हो तो इस तरह से, ऊ लगाना हो तो इस तरह से, इस तरह से, बड़ा आ लगाना हो तो इस तरह से, ए की मात्रा लगानी हो तो इस तरह से, ऐ की इस तरह से, ओ की इस तरह से और अ की इस तरह से। यानी बाकी सारी मात्राएं आपको दिखाई देंगी कि उसमें मात्रा लगी हुई है, लेकिन अ एक ऐसा स्वर है जो सभी में समाहित होता है। यदि उसमें कोई मात्रा आपको नहीं दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि उसमें अस्वर है, वो हमेशा मौजूद है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें कुछ चीजें आती है, जैसे इसमें आपसे एक सवाल आ जाता है कभी कभी कि जैसे इसमें लघु कौन है और दीर्घ कौन है, या कह लीजिए कि ह्रस्व और दीर्घ।
और प्लुत, ये आपके स्वर है। ठीक, ये तीन तरह से बटे होते हैं, तीन भाग कह सकते हैं इनको। ह्रस्व यानी छोटा स्वर, यदि आप इसमें देखेंगे तो इसमें 1 2 3 और ये 4, ये 4 स्वर ऐसे हैं जो ह्रस्व होते हैं। अ, ई, उ और री, ये 4 स्वर क्या हैं? ह्रस्व है। दीर्घ में कौन कौन से आएंगे? इसमें आपका आ, ई, उ, री, इसके बाद री, इसका दीर्घ नहीं होता, ये सिर्फ ह्रस्व होता है। ए, ओ और ऐ, औ। यानी 4 स्वर क्या है? ह्रस्व है। 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 क्या है? दीर्घ। इसके बाद इसमें आता है प्लुत। प्लुत में देखिए हर स्वर को आप प्लुत बना करके प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ये जितने भी हैं इन सब का हम प्लुत बना सकते हैं। कोई भी ऐसा स्वर नहीं जिसका हम प्लुत ना बना सकते। किसी भी स्वर के आगे, जैसे मान लीजिए हमको प्लुत बनाना है आ का, इसके आगे हम इस तरह से कर बन गए। आ का बनाना है, इसके आगे भी इस तरह से आप कर दीजिए, बन जाएगा। ई का बनाना है, इसके आगे भी आप इस तरह से करते चले जाइए, बन जाएगा। इसमें से जितने भी स्वर हैं किसी भी स्वर को आप प्लुत बना करके प्रयोग कर सकते हैं और हर स्वर का प्लुत होता है। ठीक, तो ये स्वर के कह लीजिए कि 3 भेद होते हैं, 3 तरह से ये बटा हुआ है। अब इसी में से कुछ स्वर ऐसे आते हैं जो संयुक्त होते हैं, जैसे ये 4 स्वर ऐसे हैं जो संयुक्त होते हैं, ये अकेले नहीं होते, ये कुछ को मिला के बनते हैं। ठीक, जैसे ये बनता है अ प्लस ई, इसको मिला करके इस ए का निर्माण हो। ठीक, अब उसके बाद है ऐ, ये बनता है अ और ए से, इन दोनों को मिलाने से ये बनता है। ठीक, जनरली हम ये सोचते हैं कि अ और ई मिला के ए बनता है, तो अ और बड़ी ई मिला देंगे तो ए बन जाएगा, जबकि ये गलत है। ये सिर्फ बात सही नहीं, बड़े बड़े लोगों से ये गलतियां हो जाती हैं। ठीक, अब रहा ओ, ये बनता है अ और उ से। ठीक, और औ ये बनता है अ और ओ से। यदि आप इनको देखेंगे तो आई, इसका नाम ही आई है। ठीक, और ये अ ए आय, ये इसका नाम आय। अ उ, इसका नाम औ, इसका नाम औ, ये इनका उच्चारण यही है। ठीक, इस तरह से कुल मिलाकर के ये 4 स्वर ऐसे हैं जो संयुक्त होते हैं, यानी ये अ और ए से मिलके बनते हैं, अ और ए से मिलके बनते हैं, अ और उ, अ और ओ, इनसे मिलकर के इनका निर्माण होता है। और आपको संधि में ये सबसे ज्यादा काम है। जैसे मान लीजिए आपको ए और ओ, ये आपको मिलेगा गुण संधि। ठीक, उसके बाद है ऐ और औ, ये आपको मिलेगा वृद्धि संधि। यदि आप इसको इसीलिए इस इनमें से ये जो अ ए और ओ, ये 3 कहलाते हैं गुण वर्ण। ठीक, और इन्हीं के साथ आ, ऐ और औ, ये 3 कहलाते हैं वृद्धि संकल्प। ठीक, क्योंकि ये गुणवर्ण है इसलिए गुण संधि में काम आते हैं, और ये वृद्धि संकल्प है इसलिए इनकी उपयोगिता वृद्धि संधि में आपको दिखाई देगी। यदि आपको ये ध्यान में रहेगा कि अ और ई से मिलकर के ए बनता है। ठीक, अ और ए से मिलकर ए बनता है, बाकी जो है अ और ओ से मिलकर ओ बनता है, अ और ओ से मिलकर ओ बनता है, तो आपके लिए गुण संधि समझना और वृद्धि संधि समझना बहुत आसान है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आप इसमें देखिए, ये तो हो गई स्वर की बात। ठीक, अब ये इसमें व्यंजन है। ठीक, व्यंजनों में इसका जो सबसे पहला विभाजन है वो है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन यानी क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक के सारे व्यंजन। इसके लिए एक सूत्र है कादेव मावसाना। स्पर्शा
काद्यो, आदि यानी प्रारंभ में, यानी शुरुआत जिसका कहाँ से है, क से, और अवसान कहाँ पर है, म पर, यानी क से लेकर के म तक के जितने सारे वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा दूसरा है अंतःस्थ। ठीक, अंतःस्थ में आपके य, व, र और ला। ठीक, य, व, र, ये इतने क्या है, अंतःस्थ। तीसरा है ऊष्, इसमें आपके तीनों स और हा। ठीक, बस ये इतने मुख्य हैं, यानी स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये तीन तरह के आपको मिलेंगे। ठीक, इन तीनों को इन सबके अलग अलग उच्चारण स्थान भी हैं, इसको समझने के लिए भी आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि स्पर्श व्यंजन यानी क से लेकर के म तक के जितने भी व्यंजन इसमें हैं, ठीक, इस सूत्र में अव्यवस्थित है, सूत्र के हिसाब से व्यवस्थित है, लेकिन हमारे आपके हिसाब से ये अव्यवस्थित है। ठीक, जब आप इसको क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ इस तरह से पढ़ेंगे तो ये क से लेकर के म तक के जितने भी मिलेंगे आपको सारे स्पर्श होंगे, या वाला ये आपके अंतःस्थ के अंतर्गत आएंगे, और उस व्यंजन यानी तीनों स, ख, स, ह, ये यानी चार और ये चार, ये अलग है, बाकी सब आपको स्पर्श में मिलेंगे। ठीक, आइए अब इनके उच्चारण स्थान को हम समझते हैं। उच्चारण स्थान यानी हर वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक, जैसे यहां से हम लिखते हैं क वर्ग। ठीक, इसमें आपका क, ख, ग, घ, ङ। दूसरा है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ। चौथा है आपका त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और अगला है आपका प वर्ग। ठीक, यानी प, ह, ब, भ और म। ठीक, ये पांच वर्ग हैं, 1 2 3 4 और 5। इसी को पाणिनि ने एक अलग नाम दिया, कु, चु, टू, तु और पु, यानी कु, चु, टू, तु, पु। यही है क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यही नाम है, बस इसमें मात्रा लग गई है, बाकी मतलब उसका वही है। ठीक, अब सूत्र में आपको मिलेगा, समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो सबसे पहला है क वर्ग, सूत्र है इसका अकु विसर्जनीय नाम। कंठ। ठीक, लिख दे रहे हैं, फिर समझाते हैं आपको। दूसरा इचु यसा नाम, ताल। तीसरा है ऋतु रसाराम, मूर्धा। अगला है ऋतु लसानाम, दंत।
अगला है उपपद्मानीय नाम होस्ट। ये 5 सूत्र हैं इन पांचों वर्गों के। इसमें लिखा ना अपुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी इसमें आपका अ इस अ के साथ छोटा बड़ा दोनों। उसके बाद कु का मतलब का वर्ग, ठीक। फिर ह है और विसर्ग है। विसर्ग का मतलब तो आप समझते हैं, गोविंदी, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं ये, ठीक। इतने का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक। यानी छोटा आ, बड़ा आ, क वर्ग में पांचों, यानी क ख ग घ और अंगा। उसके बाद ह और विसर्ग, इतने का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक। कंठ का मतलब ये, जब भी आप बोलेंगे क, आपको ऐसा लगेगा कि आवाज यहां से निकल रही है, ठीक। तो ये कहलाता है कंठ। और इसमें जितने भी वर्ण आएंगे, यानी 2 स्वर, क वर्ग, ह और विसर्ग। ह आप जब भी बोलेंगे, बोल के आप स्वयं देख भी सकते हैं, ह इस तरह से बोलेंगे तो लगेगा कि आवाज आपके यहां से निकल रही है, यानी कंठ से, ठीक। दूसरा है ईचु यसा नाम, यानी इसमें आपका ई छोटी और बड़ी दोनों, ठीक। फिर उसके बाद च वर्ग, च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, य, ठीक। उसके बाद या है और स, ठीक। इतने का उच्चारण स्थान क्या है? ता, ठीक। जब भी आप बोलेंगे च आप बोलेंगे तो जीभ आपकी जहां पर छूती है, मुंह में जहां पर भी जाकर छूती है, वही स्थान तालु कहलाता है, ठीक। और इसमें आप देखेंगे कि ये आपको स दिखाई दे रहा है, ठीक। ये इस स को हम इसीलिए तालव्य स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब भी आप इसको बोलेंगे स, तो ये तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए इसका नाम तालव्य स है। बड़ा सा भी इसको हम कहते हैं, सीटी वाला सा भी कहते हैं, ठीक। लेकिन ये है कि ये इसका जो व्याकरणिक नाम है वो क्या है? तालव्य स। और ये जितने व्यंजन हैं, ठीक, यानी इसमें छोटी, बड़ी, चवर, या और स, इनको हम तालव्य वर्ण के व्यंजन, तालव्य वर्ग के व्यंजन कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगला है आपका ऋतु रसायन। अब इस री में भी आपको दोनों मिलेगा, हालांकि हिंदी में सिर्फ एक ही री होती है, लेकिन संस्कृत में 2 होती है, ठीक। यानी एक ये इस तरह से और दूसरी इस तरह से, ठीक। ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक। यानी छोटी री और बड़ी री। उसके बाद टू यानी ट वर्ग, ठीक। उसके बाद र है, उसके बाद स, जिसे आप पेटफलवा सा या खटकोड़ वाला सा कहते हैं, आप खा जाते हैं लेकिन होता है स, ठीक। यानी छोटी री, बड़ी री, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ड़, र और स, ठीक। इतने का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा में भी आपको तभी समझ में आएगा जब भी आप बोलेंगे ट, तो जहां तालु है, तालु के थोड़ा सा ऊपर, ठीक, जीभ वहीं पर छूती है। इनको जब भी आप बोलेंगे, जीभ बिना वहां पर गए, जब तक जीभ वहां जाएगी नहीं, आप इसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। और शुद्ध उच्चारण करने के लिए आपको सही से बोलना जरूरी है। जैसे आप बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ और ड़, ठीक। तो इस तरह से जब आप बोलेंगे तो आपका उच्चारण भी शुद्ध होगा और आप इसको समझ भी जाएंगे कि ये मूर्धन्य है, इसीलिए इनको मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। और ये दूसरा सा, ये पहला सा तालव्य है और ये दूसरा सा मूर्धन्य है, ये इनके व्याकरणिक नाम है, ठीक। अगला वर्ग है आपका दंत का। इसमें ऋतु लसा नाम, ऋ चूंकि ये हर्ष ही होता है, इसका दीर्घ नहीं होता, ठीक। ऋ, उसके बाद तो यानी ता वर्ग, ठीक। उसके बाद ला, उसके बाद स, जिसे आप रा वाला सा कहते हैं या छोटा सा कहते हैं। ये इतने का उच्चारण स्थान दंत होता है। जब भी आप बोलेंगे त वर्ग, त, थ, द, ध, न, तो आपकी जो जीवा है ऊपर के दांतों को बिना छुए नहीं रुक रह सकती। यानी जब भी आप इसको बोलेंगे, इसको बोलने के लिए जीभ का दांत को छूना अनिवार्य है। और जब तक आपके मुंह में दांत है तब तक आप इसको बोल सकते हैं। जब आपके मुंह में दांत नहीं, आप इसका उच्चारण भी नहीं कर सकते। आप कभी भी किसी छोटे बच्चे से आप इसका उच्चारण करवा के देखिए, वो नहीं बोल पाएगा। या किसी ऐसे बुजुर्ग से इसका उच्चारण करवाइए जिनके मुंह में दांत ना हो, वो भी इसका उच्चारण नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि जीभ को छूने के लिए दांत चाहिए, मसूड़ों को नहीं छूती। जब भी आप बोलेंगे त तो दांत के अग्रभाग को छूती है। तो जब दांत ही नहीं होगा तो उच्चारण होने का सवाल ही नहीं, जो उच्चारण भी होगा वो अशुद्ध होगा। और इस स का नाम है दंत स। ठीक, ये देखिए 3 स हुए आपके। बड़ा वाला सा जिसको आप कहते हैं उसका व्याकरणिक नाम तालव्य स, पिठफरवा या मूर्धन्य, या कह लीजिए जिसको आप खटकोड़ वाला कहते हैं उसका वास्तविक नाम मूर्धन्य, और ये र वाला सा या छोटा सा इसका वास्तविक नाम दंत। यानी 3 तरह के स हो। ठीक, उसके बाद आपका 5वां है ओष्ठ, यानी इसमें आपको उ और उ, उसके बाद उ यानी प वर्ग। ठीक, ये इतने का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ठीक, इनको बोलने के लिए ओष्ठ का गोलाकार होना, या कह लीजिए कि ओष्ठ का आपस में छूना, ये अनिवार्य। से आप ये बोलेंगे उ, तो इनमें जो ओष्ठ होते हैं वो उनका आकार थोड़ा सा गोलाकार हो जाता है। लेकिन जब आप प फ बोलेंगे तो इनमें गोलाकार तो नहीं होता, लेकिन दोनों होंठ एक दूसरे को छूते जरूर। जैसे आप बोलिए प फ ब फ म, जब भी आप बोलेंगे ये छूते जरूर है, इसीलिए इनको ओष्ठ कहा जाता है। ठीक, तो ये इतना आपका स्पर्श व्यंजन है। इसीलिए अब आप देखिए 5 वर्ग में बटा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और उच्चारण कहाँ से है? पहले का क वर्ग का कंठ से, च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से और प वर्ग का ओष्ठ से। ठीक, यही वजह है कि इन 5 वर्गों को हम स्पर्श कहते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहने का मतलब कि इनको बोलने में जिह्वा, होठ, दांत ये मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज से स्पर्श जरूर करते हैं। यही वजह है कि इनका नाम ही स्पर्श है। ठीक, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। धन्यवाद। राधे राधे।